इसमें देखो उन लोगों का कॉम्प्रिहेंशन चल रहा था ना। कॉम्प्रिहेंशन में हमने 2 सीट कर ली थी, है ना। ये तीसरी सीट है, इसका जीरोक्स देखो आपको प्रोवाइड हो गया है, तो जीरोक्स पे ही काम कर लेते हैं। तो हमारी इसमें टोटल कॉम्प्रिहेंशन समथिंग कितने हैं, 23 है, ठीक है। कि 23 कॉम्प्रिहेंशन है, तो 23 में एक एक करके बारी बारी में सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या कह रहा है, ठीक है। और बाकी तो देखो पता ही है कि तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का, तो एक एक करके पढ़ो, ठीक है। पहले 2-3 मिनट में तुम लोग सॉल्व करो, फिर हमें बताओ। सर जो दो रैदर थे वो पैराग्राफ पैसेज तो वो हम करा देंगे, सीट वाले देख लो, वो वाले करा देंगे, आंसर बता देंगे, ठीक है, लास्ट में बता देंगे, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसे देख लीजिए पहला वाला, पहले आप लोग करो फिर हम देखते हैं। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आप लोगों के जो आपके 10 वर्ड थे उनसे रिलेटेड कुछ है, और कुछ आपके ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे ना, तो क्वेश्चन पूछिए। पढ़े कि पहले आप लोग करोगे, पहले आप लोग करो, ठीक है, पढ़ लो। हो गया, चलो बताओ। पहले का सी दोनों सही करते हैं, ठीक है, और बाकियों को दोनों ही सही है। हाँ, पढ़ा आपने, देखो जैसे लिखा हुआ है कि भावात्मकता साक्षरता के माध्यम से शिक्षाविदों में भावात्मकता बौद्धिकता के सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हो गए। एक शब्द के रूप में भावनात्मक साक्षरता का तात्पर्य उन बातों से है जिन्हें लचीलेपन के विकास एवं भावनात्मक दबाव सहने के लिए विद्यार्थियों को भावनात्मक सहारा प्रदान करने के उपाय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। मतलब भावनात्मक मतलब फीलिंग्स, लचीलेपन, जस्ट लाइक अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की चर्चा हो रही है ना, कि अगर हम बहुत अच्छे से वार्तालाप करेंगे तो लचीलेपन का व्यवहार उत्पन्न होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब एक हद तक बौद्धिकता के अन्य रूप जैसे भावनात्मक बौद्धिकता एवं अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता लोगों की
क्षमताओं के संबंध में हमारी समझ में आ जाए। तो जीवन में सफलता प्राप्ति में योगदान देने वाले विविध कारकों को समझने के लिए हमें अपने विचारों का पुनः अवलोकन करना होगा। इसी तरह पढ़ाई भी लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करने से कहीं अधिक मायने रखती है। जैसे जैसे समाज और तकनीकों में परिवर्तन होता है, आवश्यक कौशल में भी बदलाव आता है और शिक्षा के को कार्यों के लिए प्रशासनिक कौशल प्रदान करने के चलते चाहे पूरी तरह व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अधिकांश पर्यवेक्षक का यही मानना है कि भविष्य में हमारे संपूर्ण जीवन काल में शिक्षा आवश्यकता बनी रहेगी। लेना कि हमें ऐसी बातें हमसे कह रहा है कि आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ आपको भावनात्मक तथा अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता का भी विकास करना, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि इस परिच्छेद के अंत में लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि पढ़ाई लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करने से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये हमसे कह रहे हैं कि कार्य करना, जैसे सीधी सी बात है, अगर हम काम करते रहेंगे तो देखो पैसा इससे तो कमाते रहेंगे, है ना। लेकिन हमसे कह रहा है कि पढ़ाई काम करने से अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो देखा होगा पढ़ाई वाला व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में एक काफ़ी अंतर होता है। किस चीज़ का? उनके भावनात्मक तथा उनके अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता का, ठीक है। तो वही हमसे कह रहा है कि आपका लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि पढ़ाई लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कह रहा है क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे एक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक दक्षताओं में भी बदलाव आता है। नेक्स्ट दूसरा हमसे कह रहे हैं चूँकि बदलाव की समय अवधि के दौरान शैक्षिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। बताओ, दोनों सही करती है। ये बताओ जो दूसरा है वो क्या कह रहा है? चूँकि बदलाव की समय अवधि के दौरान शैक्षिक मूल्यों में भी परिवर्तन। क्या समय अवधि फिक्स है यहाँ पे? समय अवधि की तो कोई बात ही नहीं की। समय अवधि के रहते रहते मतलब हमने कहा 5 साल बाद चेंजेज आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है। समय अवधि क्या होता है? एक फिक्सेशन टाइम होता है। लेकिन हम ये कहेंगे समय परिवर्तन के साथ साथ मूल्यों में तो परिवर्तन आता है, ठीक है, भावनात्मक सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है सारी चीज़, लेकिन एक अवधि फिक्स नहीं है। और यहाँ पे समय अवधि उसने लगा दिया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, ये उसने फिक्स टाइम की बात कर दी यहाँ पे, अवधि के हिसाब से। हाँ, अवधि के हिसाब से, मतलब 10 ईयर्स का ड्यूरेशन दिया, मायने बदल जाएंगे। तो अवधि के दौरान नहीं बदल रहे, लेकिन हम ये कहेंगे कि परिवर्तन आता है जैसे जैसे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अधिक मायने आते हैं, वैसे वैसे समाज तथा तकनीक में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। लेकिन कितने समय बाद परिवर्तन आएगा ऐसा कुछ वैसे से जानकारी नहीं है, पर ये हर 10 साल बाद, हर 5 साल बाद है, तो समय अवधि के दौरान नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। इसमें केवल एक ही साथ जाएंगे हम। नहीं, दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा। हाँ, दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा, मतलब केवल एक सही हो पाएगा। क्लियर ना। तो पैसेज जो था पूरा आपके बता रहा है इम्पोर्टेंस, शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है। शिक्षा जैसे जैसे अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी वैसे वैसे हमारे स्वभाव में लचीलेपन, भावनात्मक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। हमें किससे कैसे बात करना है उनकी बात करना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात,
पहला है पैसेज के हिसाब से तो ये सोचो ए, यह विकास के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करता है। एकीकृत कर रहा है, अगर पैसेज के सर हिसाब ऐसे से तर्क को भी देखें, नहीं एकीकृत कहाँ कर रहा है? अंतर्हीनता प्रेरणा सभी राज्यों को निर्देश देने हैं सभी विकल्पों चौथा। चलो देखो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विकास का मूल्यांकन करने में स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते समय यह स्पष्ट नहीं किया जाता। विकास का मूल्यांकन करने में स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते समय यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि विकास की कोई विशिष्ट और सुनिश्चित कसौटी है जिसके अनुसार विभिन्न विकासी अनुभवों की हमेशा तुलना की जा सके और उन्हें रैंक के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। स्वतंत्रता के विभिन्न घटकों के साथ साथ भिन्न भिन्न व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को देखें तो अक्सर ऐसे तर्क भी होंगे जो विरोधाभासी होंगे। ठीक है ना, कि हमसे कह रहा है कि अगर हम स्वतंत्रताओं पर ध्यान दें तो कुछ ऐसे भी तर्क हमें सुनने को मिलेंगे जो उनके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, विरोधाभासी भी होंगे। कह रहा है स्वतंत्र के रूप में विकास के दृष्टिकोण की अंतर्निहित प्रेरणा सभी राज्यों को निर्देश देने एवं सभी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को एक पूर्ण आदेश बदलने में नहीं बल्कि इसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिनमें प्रत्येक पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इतना ध्यान देने के बाद संपूर्ण रैंकिंग में अंतर होने को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता, लेकिन अगर संदेह रह भी जाए तो विद्यमान उद्देश्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें स्वतंत्रता की कसौटियों के बारे में बात कर रहा है कि अगर सपोज कोई नियम या कोई विकास की नियम कसौटी लागू कर रखी है तो अगर मान लो सपोज ऐसे समझ लो जैसे अभी हाल ही में यूजीसी आया तो देखा होगा कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग इसको अपना अर्थ भी देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा भी है। ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर हम देखें तो जैसे अगर हमसे कह रहा है, देखो ध्यान सीधी सी बात कह रहा है कि अगर हम स्वतंत्रता को ध्यान में दिए जाने की आवश्यकता को देखें तो ऐसे तर्क भी आते हैं जो विरोधाभासी। ठीक है ना, और जब विरोधाभासी की बात होती है तो यहाँ पे हम डिबेट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसे सब लोकसभा मान लो, ठीक है, तो जब लोकसभा में कोई मान लो कोई मतलब कोई कानून पारित होता है, कोई तो एक डिबेट होती है ना, पता चला जो विपक्ष बैठा हुआ है वो भी कुछ कहेगा, यहाँ से कुछ नेता नगरी भी कुछ कहेंगे। तो किसी भी चीज़ को स्वतंत्रता के जब हम मायने तय करेंगे या उनकी कसौटियों को तय करेंगे तो ऐसी में कुछ तो अपना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विरोधाभासी भी होते हैं, तर्क देते हैं। ठीक है, तो उन पर हमें क्या है देखना चाहिए। फिर हमसे देखो कहा भी गया है कि विकास स्वतंत्रता के रूप के विकास के दृष्टिकोण में अंतर्निहित प्रेरणा सभी राज्यों को निर्देश देने एवं सभी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को एक पूर्ण संदेश में बदलने में नहीं बल्कि उसका उद्देश्य ध्यान की प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने में है। कि अगर हम यहाँ पे सभी राज्यों को निर्देश दें या वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में एक पूर्ण आदेश दें तो इस पर हमें देखो उसके सारे विकल्पों के सब महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बात करनी होगी। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कह रहा है कि अगर हम इनको मायने दर मायने यानी कि लास्ट लाइन में देखो बोला भी गया है, इतना ध्यान देने के बाद संपूर्ण रैंकिंग में अंतर होने से लेकर कोई संदेश नहीं रह जाता, कोई संदेह नहीं रह जाता, लेकिन अगर संदेह रह भी जाता है तो विद्यमान उद्देश्य में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपने रैंकिंग ऑर्डर दे भी दिया है ऐसे, ठीक है, तो अगर किसी को संदेह है तो फिर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे हमसे कह रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं स्वतंत्र के रूप में विकास के दृष्टिकोण से आपका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष निकालना है हमें, निष्कर्ष करना। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं यह विकास के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित करता है। ठीक है, अब सही होगा ये, अब गलत हो गया है ना। नेक्स्ट में कह रहे हैं यह विकास के विभिन्न आयामों पर एक स्वस्थ बहस को जन्म देता है। नेक्स्ट, यह समाज के लोगों को स्वातंत्र्य विहीनता की स्थिति के इतिहास को समाप्त करता है। ठीक है, गलत होगा ये, तो बिल्कुल ही गलत होगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं यह विभिन्न व्यक्तियों के विविध प्रकार के
स्वातंत्र संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान रखता है। चौथा। ठीक है, जब अगर हम चौथी को बात कर देंगे, चौथी को, तो चौथी की अगर हम सही कर देंगे तो चौथे में यहाँ पे जो विरोधाभासी तर्क हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। चौथे में हमसे क्या कह रहे हैं? इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसके दूसरे प्रश्न में जो पूछा गया, निष्कर्ष पूछा गया, वो इसका पूछा गया ना, स्वतंत्र के रूप में हाँ, विकास। इसका निष्कर्ष पूछा गया। हाँ, इसका निष्कर्ष हमसे कह रहा है, इसके लिए हमसे बोला गया है कि दृष्टिकोण के अंतर्निहित सभी राज्यों के निर्देश देने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के पूर्ण आदेश को बदलने में नहीं, बल्कि इसकी प्रतिक्रिया के संपूर्ण महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने पर आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अगर हम इसके तर्क पे जाएंगे, ठीक है, पूरे तर्क पे, तो चौथे की अगर हम बात करें तो यह विभिन्न व्यक्तियों की विविध प्रकार के स्वातंत्र संबंधी आवश्यकताओं पर का ध्यान रखता है। अगर ध्यान रखेगा तो बहस की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऑलरेडी आपकी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रख दें तो बहस नहीं होगी। और याद रखो, जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें एक अच्छे बहस की आवश्यकता होती है, तभी एक अच्छा कानून आ पाता है। ठीक है, इसमें दूसरा सही होगा। हाँ, यह विकास के विभिन्न आयामों पर एक स्वस्थ बहस को जन्म देता है। ठीक है, कि स्वतंत्र के रूप में विकास, इसके हमें क्या बताना है? इसका बताना है हमें पूरा कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि स्वतंत्र के रूप में अगर हम विकास कर रहे हैं तो ये निष्कर्ष तब निकलेगा जब हम कहें कि विकास के सारे पहलुओं पर एक विशेष प्रकार से एक चर्चा हो जाएगी। तब उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो एक स्वतंत्र रूप के विकास के बारे में वो क्या है? अंतर्दृष्टि होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात समझो, अगर हम विभिन्न आयामों के व्यक्तियों के विविध प्रकार के स्वातंत्र संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो स्वयं से ध्यान रखता है, ठीक है, तो चीज़ों पे बहस नहीं होगी, कभी भी नहीं होती। जैसे मान लो सपोज आप लोग भी बात करो, हम आपको सारा ज्ञान यहाँ पे पहले से ही अर्जित कर दें, तो आप लोग हमसे कोई डाउट संदेह वाली बात तो रह नहीं जाएगी। लेकिन आपको रहेगा कि इधर पे कोई समस्या है या ये चीज़ है, तो आप हमसे बहस करो उस बारे में। ठीक है, तो बहस बहुत ज़रूरी होती है जब किसी कानून को हमें लागू करना, तब हम पहुँचते एक अंतिम निर्णय पे। डिसीजन तभी लेंगे हम, ठीक है, तो सारे पहलुओं की हम लोग क्या कर लेंगे? जांच पड़ताल कर लेंगे। किसका? अभी कुछ नहीं, अभी तो उसमें स्टे लगा हुआ। हाँ, कोई कह रहा है स्टे लगा हुआ अभी उस पर स्टे लगा हुआ है क्योंकि उसमें विरोध प्रदर्शन बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है। क्लियर कर सकते हो यूजीसी द्वारा? मैंने काफी दोस्त पूछा भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यूजीसी जस्ट लाइगा एक ऐसा है कि जैसे देखो ज़्यादा भी डीपली हमने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। तो ऐसा है, जैसे मान लो सपोज कि कोई सवर्ण मतलब एक मतलब जनरल कैटेगरी का व्यक्ति अगर आप पर कुछ थोपता है या कोई बात करता है, तो आप उसमें यूजीसी के अकॉर्डिंग ऐसा उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, उसने वो काम, अब बात आ जाती है कि उस पर आप सीधे मुकदमा चला सकते हो, जेल भी जा सकते हो, सीधे तुरंत। जैसे अभी हर्जन एक्ट वाला था कि अगर आपने किसी को आपने ओरल एब्यूज़ भी दे दी, किसी हर्जन को, या कास्ट में वाली एब्यूज़ भी दे दी, तो आप पे हर्जन एक्ट लग जाता है। अब ओरल एक्टिविटी का कोई प्रमाण तो है नहीं, आप प्रस्तुत करते रहो। अभी ऐसे ही हुआ था कि एक 7 साल की कैद करके आया, बाद में पता चला वो निर्दोष था। ठीक है, तो इसमें क्या है दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि मान लो कोई भी, अब पता चला कोई भी एससी वाला, कोई भी ओबीसी वाला जनरल पे सिर्फ उसी प्रकार की बातें थोप सकता है, तो उससे वो परेशान कि पता चला उसने किया भी हो वो चाहे ना हो। पहले क्या था, पहले यूजीसी में ये था कि अगर मान लो कोई कहता है, अगर वो एविडेंस वगैरह तब तक मिलते हैं तब तक उस पर कोई कार्रवाई मतलब छूट जाती है। अब वो चीज़ हटा दी, डायरेक्ट लगा दिया, उनको खतरनाक। सर ऊपर से पहले वाली एससी थी, अब उसमें ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप भी ऐड कर दिया और कह दिया कि जो आपकी पूरी जांच प्रणाली होगी उसमें कोई भी जनरल नहीं होगा, सिर्फ ओबीसी एससी वाले होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर कास्टिज्म की बात करेंगे तो ओबीसी वाले का वाला सोचेगा, एससी वाला का, जनरल के लिए कोई है ही नहीं, और जनरल के लिए कोई है ही नहीं। इस वजह से वो थोड़ा सा जानकारी वुमेन को भी जोड़ दिया। हाँ, वुमेन को भी जोड़ दिया। वो पूरा सा
समस्या वाली क्रिएशन हो गई उस पर जनरल के लिए। लेकिन सर ये लागू मतलब पूरे देश में हुआ खाली यूनिवर्सिटी में हुआ? यूनिवर्सिटी ही है, पूरी सारी यूनिवर्सिटी वगैरह में ऐसा, जैसे मान लो सिर्फ यूनिवर्सिटी वगैरह बस में होगा और पूरे देश में यूनिवर्सिटी होगा। में हाँ अभी तो शायद यूनिवर्सिटी के लिए ही है, ऐसे पूरे वैसे वही उनके लिए हाँ, ऐसे उनके लिए नहीं है। पता चला कि जैसे लोकलिज्म में बात करें, समाज में बात करें, उनके लिए अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का नियम है। हर जन पूरे में था। हाँ हाँ, हरिजन एक्ट पूरे में था, हरिजन- हरिजन एक्ट पूरे में सब में है, सोशल में भी है, लेकिन ये ओनली यूनिवर्सिटी का है। मतलब पता चला जैसे आप लोग ऐसे देखो कि रैंकिंग होती थी ना, रैंकिंग तो वैसा ही सिस्टम था। मतलब जैसे सरकारी झगड़ा वाला ranking। हुआ तो कोई रैंकिंग के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, कतई नहीं सोचेगा कि अगर धोखे से किसी अरे भाई दूर रहो मैं सर जनरल, लेकिन वो ज्यादातर तो रैगिंग होती थी वो जूनियर और सीनियर के जूनियर बीच के में सीनियर के बीच में हो जाती थी। अभी हमको पता चला जूनियर सीनियर के बीच में है, लेकिन अगर वो जनरल का हो तो सोच पाएगा कितना भी सीनियर हो। इसमें भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ भाई जैसे पहले कहते थे दूर रहो, अब कह दिए अब दूर रहो, उसमें भी प्रॉब्लम है। भाई बहुत चीज़ें हो जाती हैं भाई, दूर रहो, किसी को कुछ कह दिया, क्योंकि ये जो एक्ट होते हैं ना ये बिल्कुल आप सोचो, अगर मान लो सपोज किसी पे इलीगल या गैर कानूनी या कुछ भी अगर हम कह दें तो उसने नहीं भी किया हो, अगर मान लो ये एक्ट लग जाते हैं तो पूरी एक फैमिली बर्बाद हो, वही सर। पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। अब पता किसी अब मान लो तुमने 5-6 साल लगा भी दिए एविडेंस हासिल करके जैसे, उसके पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी। अब उसके बाद तुमने कह दी हम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं अपने वो सब बातें कहता हूँ, आप फिर 302 में जा निर्दोष थे, अब लोग खत्म। तुमने तो भाई सॉरी बोल के काम निकल गया, उसकी तो जिंदगी तबाह हो। इसलिए ये थोड़ा सा जो एक्ट होता है सर ये भी तो नहीं था कि अगर सर वो जनरल कैटेगरी का मतलब निर्दोष साबित हो गया तो जो ओबीसी या एसटी एससी वाले हैं उनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई ही नहीं थी बाद में। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है ना कि वो उसको टाइम नहीं मिलेगा करने का, टाइम नहीं। डायरेक्ट पुलिस उठा के ले जाएगी। अब सीधे डायरेक्ट पहले एफआईआर हो जाएगी, उसके बाद करेगा जो कुछ। मतलब हद ये में प्रॉब्लम उसको अभी डिटेल से उसको देखना पड़ेगा। अभी तो देखो स्टे लगा हुआ है, देखो क्या होता है। स्टे लगाने वाले भी जनरल अब दिक्कत होती है। अब क्या होता है ऐसे में ओबीसी जनरल एससी जनरल डिबेट्स ऑन सोशल मीडिया ऐसे में, विवाद होता है। ऐसे में सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, हाँ, ठीक है। ऐसे और बहुत active तगड़े। हो जाओ। अब वो ओबीसी वाले करे ईडब्ल्यूएस मिला था तो अच्छा लगा था, ठीक है। एससी वाले करे हाँ बढ़िया था, जनरल वाले कर लो, हमने थोड़ा ना मांग की थी ईडब्ल्यूएस दे दो हमें, ठीक है। तो वही चीज़ें हो गई। जैसे आरक्षण की बात करें तो पहले जो 1950 में जो आरक्षण आया था वो 10 इयर्स के लिए इकोनॉमिकल था, ठीक है। और फिर पॉलिटिशियन ने अपने फायदे के लिए उसे इकोनॉमिकल से कास्टनिज्म में ले गए। हाँ वो सीधी ओबीसी वगैरह ओबीसी ये पूरा कास्टनिज्म ले गए, नहीं तो पहले इकोनॉमिकल था, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वो इकोनॉमिकल है। अगर हम कहें ईडब्ल्यूएस आप कह रहे कि नहीं इसमें ऐसे भी लोग फायदा उठा रहे हैं जो उस काबिल नहीं है, तो आप अपनी जांच पड़ताल उतनी अच्छी एक्टिविटी करो कि पता चला कि वो रियल ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दे पाए। अब मान लो हमने कहा किसी जनरल के पास 50 बीघा खेती है, वो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो टोटल प्रशासन है या टोटल सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खामियां हैं ना। आप अपने देखभाल, अपने कानून को, अपने तहसीलदार उनसे कहो कि अच्छा मेजरमेंट करें कि जो रियल में ईडब्ल्यूएस लायक है उनको चुना जाए। अब पता चला जुगाड़ भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, सारा चीज़ हो जाता है। पैसे मतलब जो ईडब्ल्यूएस बनाते हैं अगर उनको पैसा वगैरह दे दो तो वो तुम्हारी पूरी चेकिंग नहीं करेंगे, खतौनी वगैरह। दिक्कत बस वही हो जाती है। और खतौनी वगैरह सब कुछ लेंगे तो वो तुम्हारे घर में आके चेक करेंगे। क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट्स की बस यही खामियां हो जाती हैं कि पॉलिसीज लागू हो जाती हैं, उस पर जो कानून बनते हैं वो तगड़े नहीं हो पाते उतने कि अप्लाई तो कर दिया, चलो ईडब्ल्यूएस लागू करते। अब ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए सीधी सी बात है, आपको अगर आरक्षण मिलेगा, आपको छूट मिल रही है तो सीधी सी बात है ढेरों लोग जाएंगे, लेकिन ढेरों लोग आपके पास जा रहे हैं, लेकिन आपका मोनेटाइजेशन कैसा हो रहा है, उस पर आपकी जांच पड़ताल कैसी हो रही। किसी भी प्रकार की बात होती है तो जब करप्शन की बात आ जाती है तो सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ढेरों ज़मीनें हैं, ढेरों खतौनियाँ हैं, ढेरों इनके पास ही डब्ल्यूएस है। नॉट इकोनॉमिकल हो ही नहीं गया, वो तो जुगाड़ वाला हो गया। ये सरकार की थोड़ी सी खामियां हो जाती हैं, इस पर काम करना चाहिए। हमारा तो मानना है जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल है, तो आप अपने जो ज़मीनी वर्ग वाले सिर्फ लेखपाल होते हैं, कानून वो होते हैं, ये होते हैं बिल्कुल ज़मीनी वर्ग वाले। अगर हम कर्मचारी की बात करें जांच पड़ताल के लिए, इनको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि रियल ईडब्ल्यूएस वो बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं तुम्हें घूस देने के लिए,
उनको मिल नहीं पाता है। रियल EWS वाले जो हैं उनको नहीं मिल पा रहा, पता चला अच्छे वाले ले जा फायदा उठाए, तो वही समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। सर ऐसे ऐसे लोगों के पास भी EWS है जिनके पास सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके घर में, उनके पास भी EWS है। अब किसने बनाया, बना कैसे, बना तभी ना जब थोड़ा सा अरे ले दे के काम चल जाता है सब चीज़ें, ऐसे भी है। और इसकी सिर्फ एक ही खामी है कि जो सीधी सी बात है, जो हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, इसको बदलने में, उसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। सर EWS को बहुत दोनों दिमाग है, कहीं कहीं तो दैट सर्टिफिकेट ही बन जाते हैं, कुछ फर्जी का वाड़ा सब चल जाता है, फर्जी वाड़ा बहुत है। क्या होता है कि सरकार के पास, सरकार कानून क्या सरकार करे तो करे क्या, प्रशासन तक बात निपट जाता है पूरी बात। सरकार के मंत्री चाहे कितना भी कुछ करते रहे, उन्हें पता ही नहीं चलता, पता जमीनी हकीकत कहाँ चल रही है, जमीनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पता चला ऊपर जैसा भी हुआ है जल मंत्री बोर्ड ने रोक लिया राजपूत ने, इस वजह से रोका है उन्होंने। अब पता चलो जमीनी हकीकत कुछ और है, वन पेपर कुछ और बोल रहा है। जमीनी हकीकत और बस वन पेपर की बात हो जाती है। वन पेपर में तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, लोग ब्रिज बन गया, पता चला पैसा पास हो गया, पता चला ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। सर एक मूवी भी तो आई थी, कुआं खुला था और पानी की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, कुआं खुला था, तो वो उससे पूछा कि यहाँ पर कुआं कहाँ, वो कह रहे मैंने यही बनाया था, चोरी हो गया उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, बस जमीनी हकीकत कुछ और बोलती है, ऑन पेपर कुछ और बोलता है। लेकिन क्या करें, अपना जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर अपन लोगों की बात नहीं, हकीकत इंसान को अपने टाइम की वैल्यू हो जाती है। क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज अपन को भी कुछ चाहिए है, मान लो अपन को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, शेड्यूल है 7 दिन का, 8 दिन, अपन को अटेंडेंस चाहिए, अपन ले लो 150 ले लो, तो आदत किसने डाली, हम जैसे लोगों ने ही उनकी आदत डाली। आदत खराब किसने की, हम जैसे लोग। अब आदत खराब हो गई, अब वो खुल के मांगते हैं तो दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत ये हो जाती है। भाई शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम भी काम करेंगे ना भाई, 7 दिन का प्रावधान है, अब 7 दिन में दो, हम ना दें 1 रुपया, जो सरकारी फीस है वो ले लो। सर वो 7 दिन में देते भी तो नहीं है, 7 दिन में 15-20 दिन 1 महीना दे जाते हैं वो। नहीं वो उनकी खामी है, क्या कहते हैं, जो तो तुम लोगों से टेंडर लेते हैं, तुमने जिनको काम दिया है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बात करें तो वो ऐसी शेड्यूल होता है कि उनने वेरिफिकेशन किया। अब देखो वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, लेखपाल, उनने डिले किया, प्रोसेस डिले। क्योंकि लेकिन अगर हम बात करें प्रावधान तो वैसे ही है ना, 7 दिन 10 दिन 15 दिन का, ठीक है। बस दिक्कत बस कहाँ आती है, सर सिस्टम, दिक्कत सिस्टम है, सिस्टम ही एक थोड़ा सा वैसा अजीब टाइप का। अब पता चला जिनने पैसे दे दिए 2 दिन में निपटा दिया, लोग खत्म। अब पता चला 2 दिन वाले ढेर सारे आ गए, तो वो 2 दिन वालों को निपटाएंगे, तुम्हें निपटाएंगे, वही प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्या जाओ, अपन लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। देखो हमसे कह रहा है विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि आधुनिकता के प्रति इसका रुख नवीन जागरूकता एवं पारंपरिक पहचान से बाहर निकलने, इसको पुनः परिभाषित एवं पुनर्जीवित करने और इसकी नई संस्थाओं द्वारा विचारों को एकीकृत करने की ओर अग्रसर है। आधुनिक उत्तेजनाओं के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया में भारतीयता को जोड़ देना, इस भारतीयता को पुनः प्रतिपादित करना है और इसे आधुनिक चरित्र प्रदान करना शामिल है। ऐसे मॉडल जो आधुनिकीकरण को पारंपरिकता की अस्वीकृति और आधुनिकता के अनुरूप रूपांतरण मानते हैं, वे भारत के संदर्भ में लागू नहीं होते। ना ही ऐसे विरोधी मॉडल ही लागू होते हैं जो आधुनिक संस्थाओं एवं मूल्यों को नकारते हैं और महज परंपरागत एवं स्थापित व लचीलेपन पर बल देते हैं। ठीक है, तो हमसे इसमें कह रहे हैं इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से सबसे तार्किक इन्फ्रेंस क्या है, इसकी इन्फ्रेंस निकालनी है, इसकी तार्किक इन्फ्रेंस। और इन्फ्रेंस के बारे में तुम्हें पता है कि इन्फ्रेंस में हम क्या देखते थे, इन्फ्रेंस में हमने क्या बताया था, हम किस के मुताबिक इन्फ्रेंस देंगे, किन किन चीज़ों पर जोर देंगे, बताओ।
इन्फ्रेंस क्या थी हमारी? नहीं याद आ रहा। चलो पहले इन्फ्रेंस देखो अपने दृष्टि में। इन्फ्रेंस हेडिंग डली है। इन्फ्रेंस में किन किन बातों पर ध्यान देना है? हाँ, फैक्ट पर, एविडेंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे देखो हमसे कह रहा है, एक बार और पढ़ेंगे, कह रहा है विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को इस रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है कि आधुनिकता के प्रति इसका रुख नवीन जागरूकता एवं परंपरागत पहचान से बाहर निकलने, इसको पुनर्भाषित एवं पुनर्जीवित करने और नई संस्थाओं तथा विचारों को एकीकृत करने की ओर अग्रसर है। मतलब क्या है कि जो परंपरागत चला आ रहा है, ठीक है, उन सबको क्या है पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है, नई संस्थाओं के बारे में बात कर रहा है, इनको एकीकृत करने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमसे कह रहा है कि आधुनिक उत्तेजनाओं के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया में भारतीयता पर जोर देना, इस भारतीयता को पुनः प्रतिपादित करना और इसे आधुनिक चरित्र प्रदान करना शामिल है, ठीक है। कि इनकी जो आधुनिक उत्तेजना है उनके प्रति भारतीय प्रतिक्रिया में भारतीयता पर भी बल देना है, ठीक है ना। भारतीयता पर बल देना है, इसकी क्या है भारतीयता को पुनः प्रतिपादित करना है और आधुनिकता चरित्र पर भी क्या है प्रदान करना शामिल है। ऐसे मॉडल जो आधुनिकीकरण को पारंपरिकता से अस्वीकृति और आधुनिकता के अनुरूप रूपांतरण मानते हैं, वे भारत के संदर्भ में लागू नहीं होते, ठीक है। कि हमसे कह रहे हैं कि टोटल जो पारंपरिक चला आया है उसको बिल्कुल अस्वीकृत कर दो, ठीक है, और क्या है आधुनिकीकरण को टोटल अपना लो। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है, ठीक है, कि संदर्भ में लागू नहीं होते, ना ही ऐसे विरोधी मॉडल ही लागू होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि अगर हम पारंपरिक चीज़ों को ध्यान पे नहीं रखेंगे तो भारत के संदर्भ में वो सारी योजनाएं कैसी होती हैं, वो सारी आधुनिकीकरण गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं जो आधुनिक संस्थाओं का मूल्यों को नकारते हैं, जो लागू नहीं होते, जो आधुनिक संस्थाओं की एवं मूल्यों को नकारते हैं और महज परंपरागत और स्थापित और लचीलेपन पर बल देते हैं, ठीक है। कि आधुनिक चीज़ों को नकार दें और इन पर हमें बल दें, तो ऐसे करना है। तो हमें क्या बतानी है इसकी इन्फ्रेंस देखो फैक्ट, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे। कह रहा है यह आधुनिक मूल्यों के साथ साथ परंपरागत स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करता है। सही बात है, यही सही हो जाएगा इसका। तो बी हमसे कह रहे हैं यह आधुनिक उत्तेजनाओं को अस्वीकृत करता है क्योंकि यह परंपरागत स्वरूप के साथ हस्तक्षेप करता है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं यह परंपरागत पहचान से आधुनिक मूल्यों की ओर रूपांतरण हुए। नेक्स्ट में कह रहे हैं यह स्पष्ट करता है कि भारत के परंपरागत चरित्र को बदलने की आधुनिक मूल्यों, नहीं ये पहले ही सही है, ठीक है, क्योंकि एकीकरण की बात कर रहा है। तो आधुनिक मूल्यों के साथ साथ भाई आधुनिकीकरण तो हम अपना लेंगे, साथ साथ हमें अपनी परंपरागत स्वरूप को भी बनाए रखना है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो हम आधुनिकीकरण तो करेंगे, साथ में अपने पारंपरिक और परंपरागत चीज़ों को भी ध्यान पे रखते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्रेंस की बात करें तो हमें एविडेंस जो दिया गया है वो इसी से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पर जो भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो इसी पैसेज से देखेंगे, हमें बाहर पे नहीं सोचना है कुछ भी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आप लोगों का सिर्फ पहला सही होगा। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट पेज, प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है ना, प्रिंट थोड़ा सा साफ नहीं, छोटा भी हो गया प्लस अक्षर भी थोड़ा सा इधर उधर, किसी शब्द की तो मात्रा ही कर रहे। हाँ तभी पढ़ने में थोड़ा असुविधा हो रही है।
गया? पढ़ा? हाँ, मिलान से पढ़ा इसमें किस बारे में? संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, देखो देखते हैं। कह रहे हैं निजी स्वामित्व में निर्मित अनेक महत्वपूर्ण अकादमी, शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन गैर सरकारी संगठन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो निजी स्वामित्व में अनेक ढेर सारी अकादमी खुली हैं, शिक्षण संस्थान खुले हैं, अनुसंधान खुले हैं, वो सब क्या है, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ में श्रेणी में आते हैं। इनमें सामाजिक सेवा संगठन भी शामिल है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता समूह भी हैं जो कई वर्षों से कुछ विशेष प्रकार के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ धार्मिक निकाय हैं जो अपने समुदायों की सेवा में संलग्न हैं। कुछ निकाय ऐसे हैं जो सभी समुदायों की सेवा करते हैं। कुछ एनजीओ किसी लक्षित गतिविधि की दिशा में ही कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए दृष्टिहीन की दृष्टता वापसी की दिशा में संगठन कार्यरत संगठन। कई संगठनों में प्राथमिकता से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर विशेषकर ग्रामीण एवं तटीय क्षेत्रों में स्कूलों एवं कॉलेजों से जुड़े मिशन को लिया जा सकता है। कुछ संगठन जनजाति के लिए कार्य करते हैं, जबकि कुछ पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े हुए संगठन हैं। कुछ एनजीओ काफ़ी बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और एक व्यक्ति की गतिविधि तक ही सीमित है। मतलब कुछ इतने छोटे हैं कि वो उसमें केवल एक व्यक्ति क्या पता कार्य कर रहा है, सीमित है। जबकि कुछ पंजीकृत हैं। कुछ सरकार द्वारा लाभ भी प्राप्त होता है, मतलब कुछ को सरकार द्वारा भी लाभ प्राप्त होता है। अभी भी काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो संगठित संस्थागत संरचना के दायरे में भी आते हैं। मतलब टोटल इस पूरे टॉपिक में हमें एनजीओ के बारे में बता रहा है, गैर सरकारी संगठन के बारे में बता रहा है। क्या कह रहे थे आप? लास्ट जो सेंटेंस आपने पढ़ा इसमें अभी संस्थागत संरचना के दायरे से बाहर। हाँ, मतलब कुछ अभी भी काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो संगठित संस्थागत संरचना से भी दायरे से भी बाहर है। मतलब उनका कोई पैमाना होगा, उससे भी अभी कैसे हैं, बाहर। ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमें गैर सरकारी संस्थानों की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपने धार्मिक मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। कुछ स्कूल कॉलेजों के मिशन के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो ढेर सारे एनजीओ हैं जिनको क्या है, कुछ सरकार के अधीन रह के भी काम कर रहे हैं, कुछ सरकार के बिना भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे सरकार द्वारा लाभ भी प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पंजीकृत है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इस परिच्छेद में माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। कह रहा है, पहला कह रहा है बिना सरकार की मदद से ग्रामीण रूपांतरण किस तरह से संभव है। नेक्स्ट कह रहा है कार्यकर्ता समूह एवं लोग अकेले भारत की स्थिति को किस तरह से बदल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कुछ एनजीओ और साथ ग्रामीण परिवर्तन की भावनाओं को किस प्रकार साथ लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं किस प्रकार कुछ पुनरात्मा ग्रामीण भारत के लिए कार्य करने के लिए अपना कैरियर छोड़ देते हैं। बताओ। हाँ, बी कार्यकर्ता समूह एवं लोग अकेले भारत की स्थिति को किस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, बिना सरकार की मदद से ग्रामीण रूपांतरण किस तरह से संबंधित है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं सी कुछ लोग, कुछ एनजीओ और लोग ग्रामीण, कुछ एनजीओ और कुछ लोग ग्रामीण परिवर्तन की भावनाओं को किस प्रकार साथ लेकर चल रहे हैं। सी होना चाहिए। बिना सरकार की मदद से ग्रामीण रूपांतरण किस तरह से संबंधित है। एक सेकेंड, कुछ एनजीओ, हाँ ठीक है, इसमें सी लगाओ।
कार्यकर्ता समूह एवं अकेले लोग, अकेले भारतीय स्थिति नहीं, अकेले नहीं, अकेले नहीं, साथ में ही काम करेंगे, कुछ सरकार के अधीन भी काम करते हैं, इस वजह से अकेले वाला परिप्रेक्ष्य में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे कहेंगे कुछ एनजीओ और लोग, बाकी तो देखो चौथा तो देखो गलत ही है, सब कुछ छोड़े नहीं बैठे हैं कुछ, ठीक है। ये एनजीओ होते हैं, इसमें ढेर सारे लोग समूह काम करते हैं, सबको पता है ना एनजीओ क्या होता है। जैसे मान लो गांव में कोई एक योजना चला दी, ठीक है, गांव के लोगों को अच्छे से अवेयर करने के लिए एक योजना चला दी, एनजीओ के माध्यम से काफ़ी कुछ सरकार को हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं ये बहुत हेल्प देते हैं सरकार या वहाँ के लोगों को, पता चला उन्हें अवेयर करना है किसी योजना के माध्यम से, तो ऐसे कर देते हैं। तो हमसे इसमें सी लगा दो कि कुछ एनजीओ और लोग ग्रामीण परिवर्तन की भावना को किस प्रकार को साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो। हो गया पढ़ा। स्वतंत्रोत्तर काल, चलो बताओ क्या लगा इसमें। ये आना चाहिए। अतीत में व्यस्त थे, व्यस्त दिख रहे तुम्हें? नहीं होना चाहिए। हाँ चलो देखते हैं कह रहा है स्वतंत्रोत्तर काल के स्थापत्य में दो विचारधाराओं का उदय। मतलब क्या है कि जैसे स्वतंत्रता के बाद का जो काल आया उसमें दो विचारधाराओं का उदय हुआ, एक पुनरुत्थानवादी और एक आधुनिकतावादी, ठीक है। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक पुनरुत्थानवादी, ठीक, एक आधुनिकतावादी। पुनरुत्थानवादी के बारे में कहा गया है कि जो प्राचीनता के साथ चलने की वकालत करते थे वे औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाए और नव भारतीय स्थापत्य पर भी उन्होंने कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ा। आधुनिकतावादी भी यूरोप और अमेरिकी प्रारूप पर अत्यधिक निर्भर थे और देश की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, विविधताओं एवं आवश्यकताओं पर ध्यान दिए बिना भारत में भी उन्हीं मॉडलों को अपनाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब उसने जो आधुनिकतावादी थे उन्होंने बाकी कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने देखा कि ये यूरोपीय सभ्यताएं या यूरोपीय चीज़ें, अमेरिका का जो प्रारूप है बस उसी को अपनाने का प्रयास कर रहे थे। समकालीन भारतीय स्थापत्य भी जनसंख्या विस्फोट, आयोजकों की दूरदर्शिता की कमी, सरकारी सहायता के अभाव एवं और स्थापत्य शिक्षा के मानकों के संतोषजनक न होने जैसी समस्याओं से ग्रसित थे, ठीक है ना। कि जो उस टाइम पे जो समकालीन भारतीय स्थापत्य था,
ठीक है, वो इन सब सारी चीज़ों से परेशान था। नंबर 1 जनसंख्या विस्फोट से, ठीक है, आयोजकों की दूरदर्शिता की कमी से, मतलब जो आयोजक हैं, मतलब जो योजना बना रहे हैं, जो चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता की कमी, ठीक है, सरकारी सहायता का अभाव, ठीक है, स्थापत्य शिक्षा की मानकों के संतोषजनक न होने जैसी समस्याओं से गिर सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में के दौरान विदेशी वास्तुकार भारतीय स्थापत्य में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने जो आधुनिक प्रवृत्ति वाले लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये अमेरिका का, ये यूरोप का है, बस इन्हें अपना लो। उसकी जो दूरदर्शिता थी उन सब की क्या थी, कमी थी, उन्होंने जो सामने दिखाई दिया उसको अपना ले गए। ठीक है, वो कुछ ऐसे थे जो पुनरुत्थानवादी थे, वो क्या है, अपनी प्राचीनता के साथ चलने के लिए वादे थे। ठीक है, ऐसे करके हमसे कह रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत्थानवाद तथा आधुनिकतावाद के बीच अंतर करने वाला कारक हो सकता है। मतलब दोनों के बीच अंतर करने वाला कारक हमें देखना है कि यहाँ पे कौन है, वेस्ट। हमसे कह रहे हैं पुनरुत्थान अपने औपनिवेशिक अतीत के साथ व्यस्त थे, जबकि आधुनिकतावादी यूरोप एंड अमेरिकी संस्कृति के से प्रभावित थे। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कह रहे हैं, पुनरुत्थानवादी ने नवीन भारतीय स्थापत्य अस्वीकृत कर दिया, जबकि आधुनिकतावादी ने यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृति को स्वीकार कर दिया। नेक्स्ट तीसरा हमसे कह रहे हैं पुनरुत्थानवादियों के अतीत की समृद्ध विरासत से बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा था, जबकि आधुनिकतावादी यूरोपीय एवं अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित थे। नेक्स्ट कह रहा हूँ उपयुक्त में से कौन है, इसमें सी सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि देखो पुनरुत्थानवादी अतीत के समृद्ध विरासत से बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा था उन्हें। क्यों? क्योंकि दिया गया है कि प्राचीनता के साथ चलने की वकालत करते थे। अगर प्राचीनता के साथ वकालत करेंगे मतलब उसी के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर इसके पहले वाला देखें तो जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण वाला हम लोगों ने पढ़ा था, पुनरुत्थान एवं पुनर्जीवन, सेम वैसे ही है। रिलेट करके अगर हम इसे देखें तो सेम कि हम विकास तो करना चाहते हैं, आधुनिकता की ओर जाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने अतीत को ध्यान पे रखते हुए। तो वही चाहते थे वो लोग, क्या है कि प्राचीनता के साथ साथ चलने की वकालत करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधुनिकतावादी खराब है, ठीक है, या कुछ भी है, लेकिन क्या है, प्राचीनता को ध्यान पे रखते हुए काम करना चाहते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सी कि पुनरुत्थानवादियों को अतीत की समृद्ध विरासत से बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा था, जबकि आधुनिकतावादी यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित थे। क्लियर सी बात ना, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा डिफरेंस। नेक्स्ट पढ़ो, दो मिनट है, 2 मिनट में पढ़ो, आंसर बताओ। बड़ा है क्या? कैसे तो काफी बड़ा है।
किस बारे में लिखा हुआ है पैसेज? स्वास्थ्य और जलवायु। स्वास्थ्य और मौसम जलवायु। मौसम जलवायु प्लस बस इतने के बारे में कंपैरिजन कर रहा है थोड़ा सा ना। हाँ। ऐसे करें, चलो देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं जन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना सतत विकास का एक प्राथमिक लक्ष्य है। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें सतत विकास करना है तो सबसे पहले हमें जन स्वास्थ्य पर सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के 8 लक्ष्यों में से 4 स्वास्थ्य से ही संबंधित हैं, जिनमें गरीबी और भुखमरी की समाप्ति करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV, एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से लड़ना आदि शामिल है। विश्व भर में विगत 50 वर्षों से जन स्वास्थ्य की स्थिति में हुए उल्लेखनीय सुधारों के बावजूद कई विकासशील देशों में स्वास्थ्य मापदंड की स्थिति अभी भी काफ़ी दयनीय है। अत्यधिक विषम मौसमी घटनाएं और जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य परिणामों को अत्यधिक प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इतने पैसे से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि हमें इन बीमारियों को से लड़ने की अभी आवश्यकता है के बावजूद भी विकासशील देशों स्वास्थ्य अभी क्या है कि हम इतने सालों से 50 सालों से जन स्वास्थ्य की स्थिति में ढेर सारे सुधार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ पे स्वास्थ्य मापदंड की स्थिति अभी काफ़ी गंभीर है। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि जो मौसम में जो परिवर्तन आता है, जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होता है, ये भी क्या है स्वास्थ्य पे अभी हमारे थोड़े प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं वैश्विक जलवायु तंत्र जीवन समर्थक प्रतिक्रियाओं की जटिलता का एक अपरिहार्य हिस्सा है। ठीक है, जलवायु और मौसम विशेषकर अत्यधिक विषम मौसमी घटनाएं जो आपदा के रूप धारण कर लेती हैं, उनका मानव स्वास्थ्य और कल्याण में अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन अन्य बृहद प्राकृतिक तंत्र की तरह वैश्विक जलवायु तंत्र पर भी मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन बार बार गंभीर रूप से आने वाली आपदाओं सरीखे अपने प्रभावों के मध्य मानव स्वास्थ्य के संरक्षण की दिशा में जारी प्रयासों के समक्ष एक नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है ना, कि जो मानव की जो गतिविधियां हैं ना, ये भी जलवायु परिवर्तन को बार बार गंभीर रूप से क्या है उसके लिए जिम्मेदार है। मनुष्य वैसे भी बदलते हुए मौसम प्रतिरूपों और परोक्ष रूप से जलवायु, जल, वायु एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मात्रा, परितंत्र, भूमि उपभोग, कृषि, आजीविका अवसंरचना में परिवर्तन के रूप में जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है। इन प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों से मृत्यु, अक्षमता एवं पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। किसी देश, समुदाय अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य को निम्न स्तर असुरक्षा को बढ़ाएगा और इससे किसी व्यक्ति एवं समुदाय द्वारा जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन करने की क्षमता में कमी आएगी। ठीक है, कि हमें ये दे रहा है कि यहाँ पे कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग क्या है बदलती रहती है। ठीक है ना, अब इसमें हमसे कह रहे हैं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG में जन स्वास्थ्य का मुख्य बल क्यों दिया गया है। ठीक है, कि मुख्य बल क्यों दिया गया है। नंबर 1 हमसे कह रहे हैं अत्यधिक विषम जलवायु दशाओं में किसी अन्य चीज की अपेक्षा स्वास्थ्य को सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं यद्यपि विश्व के स्वास्थ्य संकेतों को त्वरित सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी कुछ देश स्वास्थ्य संकेतों से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं विश्व जनसंख्या में अभी स्वास्थ्य के स्तर में समानता हासिल नहीं। बताओ सी नंबर दूसरा और तीसरा। यद्यपि विश्व में स्वास्थ्य संकेतों को त्वरित सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी कुछ देश स्वास्थ्य संकेतों से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, कि स्वास्थ्य में त्वरित सुधार तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ देश स्वास्थ्य संकेतों से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। सही बात है ये। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं विश्व जनसंख्या में अभी स्वास्थ्य के स्तर में समानता हासिल नहीं हो सकी। ये भी बात सही है। पहला देखें
अत्यधिक विषम जलवायु दशाओं में, अत्यधिक विषम जलवायु दशाओं में किसी अन्य चीज की अपेक्षा स्वास्थ्य को सर्वाधिक बुरी तरीके से प्रभावित, ये गलत है। स्वास्थ्य वर्ष को बुरी तरीके से प्रभावित नहीं करता, प्राकृतिक तंत्रों को भी प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से भी। और सर हाँ लेकिन सर जनसंख्या के बारे में सुना तो देखा ही नहीं। नहीं, जनसंख्या की इधर वैसे देखा है, टोटल पूरी विश्व की बात कर रहा है कि अभी यहाँ पे बोला गया था ना एक लाइन ये कि विश्व के सभी देशों की वैश्विक जलवायु तंत्र की बात करते हैं, तो सारे देशों में अभी काफ़ी तुलना की जाए तो अभी भी कुछ देश ऐसे हैं, देशों की बात हो रही मतलब विश्व की बात, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ टोटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि विश्व में अभी भी ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे अभी काफ़ी निम्न स्तर पर स्वास्थ्य होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम दूसरे के साथ चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं मतलब दूसरे और तीसरे के साथ चले जाएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके साथ लेखक सबसे कम सहमत प्रतीत होता है, सबसे कम सहमत किसके साथ है। ये मतलब टोटल पूरा आपका यहाँ पे किसके साथ है, पैसेज के साथ आपको मिलकर रिलेशन देना है या हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे हमसे कह रहे हैं सबसे कम सहमत किसके साथ, हम कह रहा है कि अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना एक संभावित आपदा है। सही बात है, उसने देखो साफ साफ बोला है कि मौसमी घटनाओं जो आपदा का रूप धारण कर लेती हैं उसमें मानव स्वास्थ्य जन कल्याण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमसे कह रहे हैं किसी देश के लिए निम्न स्वास्थ्य स्तर से लड़ना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा बड़ी समस्या है। तीसरा हमसे कह रहा है त्वरित ढंग से बदलती जलवायु दशाएं समान रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियां दोनों ही किसी क्षेत्र के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती हैं। ये भी सही। इसमें आप लोगों का निम्न स्तर लड़ना भी सही होगा, क्योंकि हमसे कह रहा है किसी देश के लिए निम्न स्वास्थ्य स्तर से लड़ना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने से ज़्यादा बड़ी समस्या है। ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं दे रहा, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि अनुकूलन की क्षमता में कमी आएगी, स्वास्थ्य स्तर असुरक्षा में बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भाई लड़ना खतरनाक है। ठीक है, जलवायु से लड़ना ज़्यादा खतरनाक है स्वास्थ्य की अपेक्षा। स्वास्थ्य क्योंकि डिपेंड है ऑन पर्सन पे, जलवायु डिपेंड है ऑन क्लाइमेट, पूरा नेचर पे। ठीक है, तो उसके लिए तो देखो कोई आपदा आ गई तो उसके लिए हमें संकेत मिल जाते हैं, बस हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, आपदा तो आनी है ही है। ठीक है ना। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ावा कर देंगे, सारी चीज़ों में प्रिकॉशन देना शुरू कर देंगे तो सीधी सी बात है स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। इसी के साथ आप लोग चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट पढ़ो सातवां परिचय। हो गया। किस बारे में दिया गया है सुनते हैं? व्यापार वाणिज्य निवेश अच्छा पहलुओं के साथ ज्ञान कार्य। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। सही कथन बस देखना है आपको, तो पैसेज की अकॉर्डिंग देख लो
जो जानकारी हमें मिल रही होगी वो ठीक है और जो नहीं मिल रही होगी वो गलत है। ठीक है ना। देखो पढ़ो, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में कौन सा सही मिला। कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में अब सिर्फ रक्षा से जुड़ी चिंताओं तक ही सीमित नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे अब सिर्फ रक्षा से जुड़ी चिंताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, वाणिज्य और निवेश के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ ज्ञान के सृजन और उपयोग के साथ भी अत्यंत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा है वो व्यापार, वाणिज्य, निवेश के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ ज्ञान सृजन तथा उपयोग के साथ भी अत्यंत नज़दीकी से जुड़े रहे। ऐसा लग रहा है कि एक नए तरह का संघर्ष जन्म ले रहा है। अगर कोई देश इन नवीन वास्तविकताओं पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा तो अपने लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने संबंधी हमारी सभी उम्मीद निरर्थक हो जाएंगी। अतः हमें अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के लिए नई और अधिकाधिक परिष्कृत अवधारणाओं को अपनाने की आवश्यकता है। आगे बात समझ में कि हम भाई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि अब ये इसकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम देखो इसकी सुरक्षा देखो वाणिज्यिक भी हो गई है, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से भी हो गई है, निवेश की दृष्टि से हो गई है, ज्ञान का सृजन भी उपयोगी हो गया है इन सारी चीज़ों पे। ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है कि सुरक्षा जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ही करें। ऐसे व्यापारिक खतरनाक टाइप की चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो वही हमसे इस पूरे पैसेज में बताया गया है कि हमें हर चीज़ों से लड़ने की इस टाइम पे आवश्यकता है। हमें एक समृद्धि सुनिश्चित करने की संबंधी योजनाएं बनानी होगी। ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमसे कह रहे हैं सैन्य प्रभुत्व ने आर्थिक प्रभुत्व के रूप में एक नया अवतार ले लिया है। बहुपक्षीय समझौते, सीमा शुल्क संबंधी बाधाएं अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में अवरोध का कार्य करती हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्षों की उपेक्षा करने के लिए किसी अर्थव्यवस्था घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। बताओ पहले से ही लग रहा है इसमें तो, है ना। इस सैन्य प्रभुत्व ने आर्थिक प्रभुत्व के रूप में नया अवतार ले लिया। दूसरा हमसे कह रहा है बहुपक्षीय समझौते, सीमा शुल्क संबंधी बाधाएं अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के गलत। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है वैश्वीकरण की नकारात्मक पक्षों की उपेक्षा करने के लिए किसी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं, घरेलू स्तर पर अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो बाहर की चीज़ें कैसे निपटेंगी। ठीक है ना। केवल आप पहले के साथ जाओगे कि सैन्य प्रभुत्व ने आर्थिक प्रभुत्व के रूप में एक नया अवतार ले लिया है, क्योंकि हमसे बोला भी गया है देखो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में अब सिर्फ रक्षा से जुड़ी चिंताओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भी पहलुओं पर भी ध्यान देना। क्लियर सी बात ना। क्लियर। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सैन्य तक सीमित नहीं है, क्या है उसका जो नया अवतार है वो आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या टाइम हो गया? अभी तो 12 बजे। आधा घंटा लेट चलती है। अच्छा आधे घंटे लेट चल रही है। 12:36। चलो कोई नहीं, 9 कर लो, 8 मतलब 9 तक कर लेंगे हम लोग। इसके आगे के सारे होमवर्क है दोनों, जो समझ में नहीं है उस पर डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ना और सबके आंसर देना।
हो गया। हो गया। जी सर। ये तो पहला दूसरा मतलब पहला वाला दूसरा तो पूरा दे दिया। हाँ पहला वाला। पहला दूसरा हाँ ए नंबर। पहला दूसरा। चलो देखो हमसे कह रहे हैं इस बारे में है समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सार्थककारी सरकार राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रों के समर्थकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा है हम उसके साथ बने रहें, साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थ क्या प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है या उसको समृद्ध करना है तो हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हमसे कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, यानी कि सरकार ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देगी तो वो सीधी सी बात है भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी, कि चीज़ों पे नियंत्रण करना, बोझलशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। अब हमसे कह रहे हैं लेखांश के अनुसार कौन सा इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब इम्प्लाई, ठीक है, कि हमें पूरा निहितार्थ बताना है कि कहाँ पे है, जो कि पूरा सेंटेंस इसके पैसेज से ही डिपेंड हो जाएगा। नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि समावेशी समृद्धि का विकास राष्ट्र के समर्थकों द्वारा रखा गया था। राष्ट्र की समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के समर्थकों द्वारा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं समय की आवश्यकता है कि एक सार्थककारी सरकार, सही बात है, सरकार को बाजार की प्रतिक्रियाओं में अत्यधिक हस्तक्षेप रखना चाहिए। ये तो गलत ही हो गया। तीसरा तो गलत ही है। आवश्यक है कि सरकार का आकार में परिवर्तन। चौथा, इसमें आप लोग पहले और दूसरे के साथ पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। सरकार का आकार नहीं बढ़ाना है, सरकार को समर्थकारी सरकार बनाना है, ठीक है ना, ये एक सामर्थकारी सरकार हो। और देखो, क्योंकि देखो वो कह भी रहा है कि हमें कह रहे हैं समावेशी समृद्धि के उद्देश्य में राष्ट्र के समर्थकों का द्वारा रखा गया था। सही बात है, कह रहे हैं कि अगर हम आवश्यकताओं पर नहीं रखा होता तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है, तो राज्य ही एक राष्ट्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। बात समझ में? तो इसमें हम लोग पहला और दूसरा सही करेंगे, तीसरा और चौथा कैसा होगा? गलत। और करोगे? कर गए? चलो तो ऐसे करना, बाकी के तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, 23 नंबर तक है, तो 23 नंबर तक ये सारे कर लेना, ठीक है। किसी किसी में 2-2, 3-3 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 37 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको बेहतरीन अपने से पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई भी पैसे समझ में नहीं आता है तो उस पर डिस्कस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। कल आई थी इसकी लास्ट क्लास।